तो गाइस हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं आवर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग ने एक्चुअली एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था, बट देयर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन दैट, एट इज़ वाई थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस class of receptors have a subunit with enzymatic property or bind a JAK enzyme on activation. The agonist binding site and the catalytic site lie respectively on the outer and inner face of the plasma membrane. These two domains are interconnected through a single transmembrane stretch of peptide chain. There are two major subgroups of such receptors. So अपने को क्या बोलने का यहाँ पर कि this class of receptors have a subunit with enzymatic property or bind a JAK enzyme on activation. So what is going to happen कि या तो इनके पास एक ऐसा सब यूनिट रहेगा, ये ऐसे रिसेप्टर्स है जिनके पास एक ऐसा सब यूनिट रहेगा जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, या तो फिर अगर इनके पास ऐसा एक सब यूनिट नहीं है तो इनके पास एक JAK एंजाइम रहेगा जो कि बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर को ऑन एक्टिवेशन। ओके, जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा वैसे ही JAK आके इसको बाइंड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जैनस काइनेज एंजाइम। The agonist binding site and the catalytic site lie respectively on the outer and inner face of the plasma membrane. So the agonist binding site and the catalytic site जो रहता है basically lie respectively on the outer and inner face of the plasma membrane. बराबर है। तो अपने पास अभी आप खुद ये डायग्राम देख सकते हो, करेक्ट है। एज यू कैन क्लियरली सी डायग्राम कि ये हमारे पास एक हार्मोन बाइंडिंग साइट देख रहे हो मेरा कर्सर, और मेरे पास एक कैटलिटिक साइट भी है, करेक्ट है। तो दोनों साइड जो मेरे पास है, ये जिधर मैं कर्सर है मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, ये सब मेम्ब्रेन के बाहर ही हैं, करेक्ट है। अच्छा, then we can also say that these two domains are interconnected through a single transmembrane stretch of peptide chain. So transmembrane stretch of peptide chain, इसकी हम बात करें, इधर मैं कर्सर कर रहा हूँ। This is your transmembrane peptide chain that we're talking about. Okay, now there are two major subgroups of such receptors हम देख चुके हैं। तो इसके अंदर अपन चालू करेंगे सबसे पहला, that is intrinsic enzyme receptors. So the intracellular domain is either a protein kinase or guanylyl cyclase. Okay, one second. सो इंट्रिंसिक एंजाइम रिसेप्टर्स में हम लोग को क्या करना पड़ता है, द इंट्रासेलुलर डोमेन इज़ ईदर अ प्रोटीन काइनेस और गुआनिलिल साइक्लेस। जो इंट्रासेलुलर डोमेन है, ओके, मतलब जो सेल के अंदर रहता है, उस डोमेन की हम बात कर रहे हैं। तो या तो फिर वो प्रोटीन काइनेस रहेगा या तो फिर वो गुआनिलिल साइक्लेस रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं मेरा कर्सर, जो जहाँ पर कैटलिटिक साइड आप देख पा रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने एक TPRK लिखा हुआ है, दैट इज़ योर प्रोटीन काइनेस। PR स्टैंड्स फॉर प्रोटीन काइनेस। या तो वो रहेगा या तो आपका गुआनिलिल साइक्लेस वाला पार्ट रहेगा। नाउ इन मोस्ट केसेस द प्रोटीन काइनेस स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट्स द टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन सबस्ट्रेट प्रोटीन्स। ओके, सो एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ हो गया फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, but in few it is a serine or threonine protein kinase. So many a times what happens is that प्रोटीन काइनेस जो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं प्रोटीन काइनेस के साथ में। अगर आप देख सकते हो TPRK, दैट T बेसिकली स्पेसिफिकली स्टैंड्स फॉर टायरोसिन। तो टायरोसिन प्रोटीन काइनेस, मोस्ट ऑफ टाइम टायरोसिन प्रोटीन काइनेस इज बेसिकली प्रेजेंट, बट कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं कि सेरिन और थ्रियोनिन के रेजिड्यूज भी हो सकते हैं जो दूसरे एंजाइम, मतलब इंसुलिन है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। ओके, सो वो भी एक है। बाद में अपन बोल सकते हैं कि इन द मोनोमेरिक स्टेट, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ, जब आपको बोलता हूँ ना मैं कि T प्रोटीन काइनेस है, मतलब क्या करने वाला है कि ये प्रोटीन काइनेस जो है, ये जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं उनके टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करने वाला है, ठीक है। बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये प्रोटीन काइनेस ऐसा टायरोसिन वाला अवेलेबल नहीं रहता, एंड वी मेनी टाइम्स हैव सेरिन प्रोटीन काइनेस एंड थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेस। ओके, तो फिर वो क्या करेगा, सेरिन प्रोटीन काइनेस और थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेस, वो स्पेसिफिकली एंजाइम्स के थ्रियोनिन एंड सेरिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी अपन देखते हैं कि इन द मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन्स इनएक्टिव। सो अगर हम मोनोमेरिक स्टेट की बात करें तो काइनेज जो रहता है वो इनएक्टिव रहेगा। एगनेस बाइंडिंग इंड्यूसेस डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेट्स द काइनेज टू ऑटो फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन ईच अदर, इंक्रीजिंग द एफिनिटी फॉर बाइंडिंग सबस्ट्रेट प्रोटीन्स एंड कैरिंग फॉरवर्ड द कैस्केड ऑफ टायरोसिन फॉस्फोराइलेशंस। सो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे अपना एगनेस बाइंडिंग हुआ, ठीक है, जैसे अपना हार्मोन जो भी हुआ है वो आके वहाँ पर बैठ गया इस हार्मोन बाइंडिंग साइट के, आप देख पा रहे हो।
बराबर है। तो वहाँ पर जैसे ही जाके बैठ गया, वो क्या करेगा, डाइमराइजेशन करेगा ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। तो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइमराइजेशन हो जाएगा। एंड जैसे ही डाइमराइजेशन हो गया, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट विल एक्टिवेट द काइनेज टू ऑटो फॉस्फोराइलेट द टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन ईच अदर। ठीक है, सो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जैसे ही आपके डाइमराइजेशन हो जाएंगे, वो एक्टिवेट करेगा काइनेज को टू ऑटो फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन ईच अदर, इंक्रीजिंग द एफिनिटी फॉर बाइंडिंग सबस्ट्रेट प्रोटीन्स एंड कैरिंग फॉरवर्ड द कैस्केड ऑफ टायरोसिन फॉस्फोराइलेशंस। सो अभी आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे पास मतलब 2 टायरोसिन रेजिड्यूज है, करेक्ट है, एक नहीं है, ठीक है ना। टी प्रोटीन काइनेज है, दूसरा भी एक टी प्रोटीन काइनेज है। तो प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होंगे ना, तो वो एक दूसरे के ये जो साइड वाले जो हैं वो मतलब बोलेंगे कि भाई हम अपन एक दूसरे के टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेंगे, करेक्ट है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, दिस विल बेसिकली इंक्रीज देयर अफिनिटी फॉर बाइंडिंग सबस्ट्रेट प्रोटीन्स एंड कैरिंग फॉरवर्ड द कैस्केड ऑफ टायरोसिन फॉस्फोराइलेशंस। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसको अपन और अच्छे समझेंगे, ठीक है। इंट्रा सेलुलर इवेंट्स आर ट्रिगर्ड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोटीन्स, मेनी ऑफ विच कैरी अ SS2 डोमेन। अ जनरल फीचर ऑफ दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर्स is that the dimerization also promotes receptor internalization, degradation in lysosomes, and down regulation. The enzymes can also be guanylyl cyclase, that is GC, as in the case of atrial natriuretic peptide. Egress activation of the receptor generates cyclic GMP in the cytosol as a second messenger, which in turn activates cyclic GMP dependent protein kinase and modulates cellular activity. तो अभी मैं इसका आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये ए वाला पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज इंट्रिंसिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। ओके, दिस इज इंट्रिंसिक क्यों लिखा हुआ हम लोग ने, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। दैट इज इंट्रिंसिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन टू द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन्स, द मोनोमेरिक रिसेप्टर्स मूव लैटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डाइमर्स। सो द मोनोमेरिक रिसेप्टर्स दैट वी कैन सी, बराबर है, ये रिसेप्टर्स आप देख पा रहे हो, ओके, ये मोनोमेरिक है अभी इस केस के अंदर। बट जैसे ही आपका पेप्टाइड हार्मोन जो रहता है वो आ जाता है, तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था ना लाइंस में, ये वाला पूरा पार्ट जो समझाया था ना मैंने, इंट्रिंसिक एंजाइम रिसेप्टर्स, ये इन लोगों ने नीचे वाले जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करने की कोशिश की उसके अंदर, ठीक है। सो दो मोनोमर्स जो रहते हैं वो डाइमर्स बन गए। कैसे डाइमर्स बने, बाय लैटरली कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। सो इसमें वही लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन टू द इंट्रासेलुलर डोमेन्स, द मोनोमेरिक receptors move laterally in the membrane and form dimers. Dimerization at the tyrosine protein kinase TPRK activity of the intracellular domains, so that they phosphorylate the tyrosine residues on each other as well as on several SS2 domain substrate proteins. Correct है। So the phosphorylated substrate proteins and perform downstream signaling function. तो जो भी तुम्हारा मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो टायरोसिन रेजिड्यूज आप देख पा रहे थे, तो प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, अपने देखो इधर भी जिधर मैं आपको कर्सर कर रहा हूँ आपको देखना यहाँ पर, ये देखो इधर भी प्रोटीन काइनेज का था, इधर भी प्रोटीन काइनेज था। अब दोनों के पास टायरोसिन थे, करेक्ट है। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ये दोनों प्रोटीन काइनेज ना, जैसे ही ये हार्मोन जाके आके बैठ जाएगा यहाँ पर, तो डाइमराइजेशन फॉर्मेशन हो गया। उस डाइमर फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन काइनेज भी एक्टिव हो जाएगा और एक दूसरे के टायरोसिन मॉलिक्यूल्स को, वो टायरोसिन रेजिड्यूज को टू बी मोर स्पेसिफिक, वो उसको फॉस्फोराइलेट कर लेगा। इसके लिए आप देख पा रहे हो कि ये दोनों साइड में आ चुके हैं, मतलब डाइमर फॉर्म कर चुके हैं। और इधर आपने देखा भी होगा कि इधर मैं फॉस्फेट ग्रुप लिख चुका हूँ, मतलब दोनों के प्रोटीन काइनेज के ग्रुप्स को जो टायरोसिन जुड़ा हुआ था, वो दोनों टायरोसिन मॉलिक्यूल्स जो हैं, रेजिड्यूज जो हैं, फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं। इसलिए मैंने आप PP लिखा हुआ है, करेक्ट है। और जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, जो इवेंट है इसके लिए से क्या हो जाएगा, जो SH2PR है, ओके, जो SH2PR है, तो दूसरा आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो एज अ सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड करेंगे, ठीक है ना, ऐसे प्रोटीन जो ऐसे सबस्ट्रेट यहाँ पर आएंगे, ओके, इवन दे विल बी गेटिंग फॉस्फोराइलेटेड, मतलब उनके पास SS2 ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। तो जो SS2 ग्रुप रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू P, दैट इज सिंपल। तो जो भी अंदर से इंट्रिंसिकली जो मतलब साइटोसोल के अंदर, सेल के अंदर वाले जो सबस्ट्रेट प्रोटीन्स रहेंगे अगर इधर बैके बाइंड करेंगे, तो दे विल बी गेटिंग फॉस्फोराइलेटेड। जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो गए, फिर अपना अंदर जो कैस्केड मॉलिक्यूल, अपना कैस्केड पूरा जो है, जैसा चेन है अपना कि भाई प्रोटीन जैसे अपना
फॉस्फोराइलेट हो गया, जो इधर आके बाइंड हुआ था ना प्रोटीन, यहाँ पर जो आके बाइंड हुआ है, जैसे ये फॉस्फोराइलेट हो गया फिर उसके बाद में कुछ और होगा, करेक्ट। तो ऐसे काम होते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट द पेप्टाइड हार्मोन विल सिट हियर इन दिस टू साइड्स, व्हाट विल हैपन देन, ये दोनों मोनोमेरिक फॉर्म में है ना, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है, नो दे हैव टू कम बेसिकली क्लोजर टू ईच अदर। सो डाइमेरिक फॉर्म में आना है उनको, जैसे डाइमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे जो उनके नीचे जो प्रोटीन काइनेसिस प्रेजेंट है, जिनके पास टायरोसिन रेजिड्यूज है, तो वो दोनों प्रोटीन काइनेस क्या करेंगे कि अपने अपने टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, एंड उसी चीज़ के बाद में क्या हो जाएगा, यू कैन सी दिस पी ईयर, करेक्ट है। तो फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं, एंड जैसे ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, यहाँ पर जो मतलब प्रोटीन अंदर से आके बाइंड करेगा, इस दोनों मतलब अंदर से आके प्रोटीन यहाँ पर जो बाइंड करेगा, ये क्या करेगा बेसिकली, वो प्रोटीन के पास SH2 रेजिड्यू भी रहेगा, इस SH2 रेजिड्यू को रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई प्रोटीन P लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो मैं वही यहाँ पर रीड कर रहा हूँ कि जो भी सबसे प्रोटीन्स यहाँ पर आके आएंगे तो उन लोग फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। तो ये भी मैं वही लिखा हुआ है कि हाँ बराबर है, ऑन ईच रेजिड्यूज ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन several SH2 domain substrate proteins. Okay, the phosphorylated substrate proteins in the then perform downstream signaling function. जो भी अपना downstream signaling function है उनका, जब कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, वो फॉस्फोराइलेट होके वो उन लोगों का आगे का चीज़ है। नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग इज कॉल्ड एज योर the second one, that is your JAK-STAT kinase binding receptors. Of JAK-STAT kinase binding receptors is very very easy. These receptors differ in not having any receptor, any intrinsic catalytic domain. मतलब अब मेरे पास यहाँ पर कैटलिटिक डोमेन किस फॉर्म में था, मतलब मैं इसको क्यों कैटलिटिक साइट बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे सबसे प्रोटीन जो थे वो आके उनका रिएक्शन हो रहा था ना, उनका फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। तो एक तरफ हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे ही यहाँ पर हमारे सबसे प्रोटीन्स आए तो उनका एक्चुअली में जल्दी से फॉस्फोराइलेशन हो गया, कैटलिसिस एक कैटलिटिक एक्शन हुआ उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन लोग फॉस्फोराइलेशन जो स्लोली करने वाले थे अब वो फास्ट हो जाएगा, बराबर। इसलिए मैंने वहाँ पर बोला कैटलिटिक साइट, बट इस डायग्राम के अंदर हम लोग को कैटलिटिक साइट दिख रहा है क्या, नहीं। सो वी आर नॉट एबल टू सी एनी कैटलिटिक साइट इन दिस केस। उसमें क्या लिखा हुआ है, एगनिस्ट इंड्यूस डाइमराइजेशन ऑल्टर्स द इंट्रासेलुलर डोमेन कन्फर्मेशन टू increases affinity for cytosolic टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जैक। ओके, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही अपने को पता है कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कॉमन रहेगा, फर्स्ट स्टेप अपना कॉमन क्यों रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप अपना कॉमन रहेगा, मतलब ये जो डाइमराइजेशन फॉर्मेशन हो रहा था ना यहाँ पर, फिर इस अपना फॉस्फोराइलेशन हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी डाइमराइजेशन फॉर्मेशन होगा। डाइमराइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, एक कन्फर्मेशन चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब एक स्ट्रक्चरल चेंज होगी, रिसेप्टर्स के लिए स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो जैक वाला है ना, ठीक है ना, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, क्या लिखा है, एगनेस इंड्यूस डाइमराइजेशन ऑल्टर्स द इंट्रासेलुलर डोमेन कन्फर्मेशन टू इंक्रीजेस अफिनिटी फॉर साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज दैट इज जैक। ऑन बाइंडिंग जैक गेट्स एक्टिवेटेड एंड फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर्स में टायरोसिन रेजिड्यूज अपने पास है, करेक्ट है, ये जो देख पा रहे हो, ये छोटे से पॉइंटिंग यहाँ पर दिख पा रहे हैं, तो उनको फॉस्फोराइलेट ग्रुप लग जाएगा, फॉस्फो ग्रुप, बाय बिकॉज जैक अभी एक्टिवेट हो चुका है, जैक अभी उठ चुका है, which now binds another free moving protein that is STAT, signal transducer and activator of transcription, which is also phosphorylated by the JAK। तो फिर एक दूसरा एक फ्री प्रोटीन भी है STAT आके, तो STAT क्या करता है ना, बेसिकली वो भी फॉस्फोराइलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ JAK। ओके, बाद में अपन बोल सकते हैं pairs of phosphorylated STAT dimerize and translocate to the nucleus to regulate gene transcription resulting in a biological response। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अभी अपने को दिख रहा है यहाँ पर कि अपने पास स्टैट मॉलिक्यूल तो है ऑफ कोर्स, करेक्ट है, बट आफ्टर मतलब जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है स्टैट मॉलिक्यूल्स का, कैसे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये स्टैट मॉलिक्यूल्स जो है ना अभी अलग अलग थे, अभी स्टैट मॉलिक्यूल्स अपने साथ में आ जाएंगे, मतलब डाइमराइज हो जाएंगे, एंड दे विल ट्रांसलोकेट, मतलब ये जैक मॉलिक्यूल से जुड़े हुए थे, तो जैक मॉलिक्यूल जो से जुड़े हुए थे उधर से निकल जाएंगे, एंड दे विल गो इनटू द साइटोप्लाज्म। ये क्रीमी कलर क्या है, साइटोप्लाज्म ही है ना, एंड देयर दे विल कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स। ओके, देयर दे विल कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, करेक्ट है। तो न्यूक्लियस टू रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन रिजल्टिंग इन अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सिंपल, करेक्ट है। अच्छा, अभी ये तो हमने सब कुछ कर दिया, तो दिस इज़ हाउ वी हैव फिनिश्ड आवर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको एक समराइज़ नहीं करूँगा मैं, ऑफकोर्स हम लोग आपको बताऊँगा कि हम लोग चैप्टर में एक्चुअली लाए किधर कर रहे हैं।
हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, जिसपे से ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर GPCR हम लोग कर चुके हैं। ओके, अभी GPCR के अंदर अपने A B C पढ़ा था, करेक्ट है। अच्छा, वो हो गया। देन सेकंड हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल, वो भी हमने कर दिया है। देन हमने थर्ड वाला पढ़ा था एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, वो भी कर दिया है। अच्छा, अब बचता क्या है? फोर्थ, रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये चौथा वाला पढ़ना है, बराबर है। जैसे ही फोर्थ वाला हो जाएगा देन वी विल बी कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स वेरी सून। ओके, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है अपने को? रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू द अबव 3 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स, दीज आर इंट्रासेल्युलर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर सोल्यूबल प्रोटीन्स विच रिस्पॉन्ड टू लिपिड सोल्यूबल केमिकल मैसेंजर दैट पेनिट्रेट द सेल। अब इसके लिए अपने को ये समझने के लिए अपने को 4.9 देखना पड़ेगा। ओके, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर नहीं तो ऑफकोर्स न्यूक्लियस है, बट हम लोग को भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द अबव 3 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स दैट वी हैव सीन, जो हमने अबव 3 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स देखे ना, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, इंट्रिंसिक आयन रिसेप्टर्स, और उसके पहले अपन ने दूसरे GPCR देखे थे, करेक्ट है। अब ये चौथे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने हम देखने वाले कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द अबव 3 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स, दीज आर इंट्रासेल्युलर, ठीक है ना। ये सारे रिसेप्टर्स क्या थे? ये सारे रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे मेम्ब्रेन को जुड़े हुए थे, पर अभी ये जो रिसेप्टर्स हम जिसकी हम बात करने वाले हैं, दीज आर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, मतलब सेल के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। सो soluble proteins which respond to lipid soluble chemical messengers that penetrate the cell. So basically these are receptors which respond to the proteins which respond, these are the receptors which are proteins, sorry, and these respond to the lipid soluble messengers. The receptor protein specific for each hormone regulator is inherently capable of binding to specific genes, but is kept inhibited till the hormone binds near its carboxy terminus and exposes the DNA binding regulatory segment located in the middle of the molecule. Attachment of the receptor protein to the gene facilitates their expression so that specific mRNA is synthesized on the template of the gene. This mRNA moves to the ribosomes and directs synthesis of specific proteins which regulate the activity of target cells. Then it is written all steroidal hormones. हाँ, तो अभी अपन इसको समझते हैं कि अपन ने क्या बोला एग्जैक्टली। ओके, अब ये क्या होता है कि इसके एग्जैक्टली क्या हो रहा है बताता हूँ मैं। ये जो है आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ये प्रोटीन्स हैं बेसिकली, एंड दीज रिस्पॉन्ड टू बेसिकली द केमिकल्स दैट आर लिपिड सॉल्युबल। अब क्या होता है ना कि ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये हैं स्पेसिफिक फॉर ईच हार्मोन। हाँ, ये स्पेसिफिकली काम करते हैं टू ईच हार्मोन एंड इज़ इनहेरेंटली केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जीन्स बट इज़ केप्ट इनहिबिटेड। हाँ, बट इसकी वजह से कैपेबिलिटी होती है कि ये जाके स्पेसिफिक जीन्स को जाके बाइंड करेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये जीन्स, बिकॉज अगर आपके रिसेप्टर प्रोटीन ने जाके आपकी जीन्स को बाइंड नहीं किया, जीन अगर एक्सप्रेस नहीं हुए, तो फिर नए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे नहीं। एंड अगर अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं बने नए वाले, तो फिर वो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, करेक्ट है। देन आई कैन से कि इनकी वजह से कैपेबिलिटी होती है, बट दिस इज केप्ट इनहिबिटेड टिल द हार्मोन बाइंड्स नियर इट्स कार्बोक्सी टर्मिनस एंड एक्सपोजेस द DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक इसके कार्बोक्सी टर्मिनस तक ये बाइंड नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन की अगर बात करते हैं, ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है बेसिकली। ये जो आप देख पा रहे हो स्टेरॉइड बॉन्डिंग डोमेन है बेसिकली, इसके पास एक कार्बोक्सी ग्रुप है ना, ठीक है ना, कार्बोक्सी दैट इज COOH ग्रुप हम लोग देख पा रहे हैं, बराबर है। तो उधर आपको पहले बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो आके बाइंड किया, ठीक है, और उसने अपना DNA बाइंडिंग डोमेन जो है एक्सपोज कर दिया, ठीक है ना, जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको क्या लिखा है यहाँ पर, एंड एक्सपोजेज द DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल, बराबर। दिस DNA बाइंडिंग डोमेन सेगमेंट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल, सो इट हैज़ टू बेसिकली एक्सपोज द DNA बाइंडिंग डोमेन मॉलिक्यूल। ओके, तब तक वो इनहिबिटेड रहेगा, तब तक आपका जीन, मतलब तब तक आपका जो ये है ना रिसेप्टर की, आपके रिसेप्टर प्रोटीन की जो ताकत है ना कि भाई वो जाके जीन्स को जाके बाइंड करता है, ठीक है ना, वो जो कैपेबिलिटी है तब तक इनहिबिटेड रहेगी जब तक आपका जो हार्मोन है या फिर जो भी कुछ चीज़ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है वो आपके स्टेरॉइडल हार्मोन डोमेन तक आके बाइंड नहीं करता, तब तक वो इनहिबिटेड रहेगा।
ओके अच्छा then attachment of the receptor protein to the gene facilitates the respiration so that specific mRNA is synthesized on the template of the gene. This mRNA moves to ribosomes and direct synthesis of specific proteins which regulate the activity of target cells. बराबर. अभी ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन्स ने अभी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, विटामिन डी एंड विटामिन ए फंक्शन इन दिस मैनर. जितने भी अपने पास स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं ना, ये सारे इस फंक्शन में ही इस वे में ही फंक्शन करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक. ओके so different steroidal hormones affect different target cells and produce different effects because each one binds to its own receptor and directs a unique pattern of synthesis of specific proteins. ये तो कुछ समझने मतलब ये तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था. ऑफकोर्स मैं आपको बता चुका हूँ. The specificity as to which hormone will bind is provided by the hormone binding domain. As I said, इस वजह से स्टेरॉयडल हार्मोन बाइंडिंग डोमेन होता है. जब तक वो स्टेरॉयडल हार्मोन बाइंडिंग डोमेन पर आपका हार्मोन आके बाइंड नहीं करता, तब तक आपका जो वो रिसेप्टर प्रोटीन है वो जाके जीन्स को एक्टिवेट मतलब जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा. ठीक है. ओके. The specificity as to which hormone will be bound is provided by the hormone binding domain, while that as to which gene will be activated or repressed is a function of the DNA binding N-terminus domain. Okay, so जो N-terminus domain जिसको हम बोलते हैं DNA binding domain, उसका क्या फंक्शन होता है कि किस स्पेसिफिक जीन्स को जाके ये एक्टिवेट करेगा. Then chimeric receptors have been produced which respond to one hormone but produce the effects of the other hormone. ओके तो ऐसे भी रिसेप्टर्स हमने प्रोड्यूस करके रखे हैं लैब के अंदर, जिनके पास ऐसी शक्ति होती है कि एक हार्मोन आके बाइंड तो करेगा बट वो इफ़ेक्ट जो है वो किसी और हार्मोन का देगा. ओके तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है इसके अंदर. ये जो आपके पास अभी डायग्राम है उसको अपने को समझ सकते हैं. यू कैन सी द स्टेरॉयडल डोमेन, स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन. वहाँ पर आपका जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, जितने भी हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं आपके स्पेसिफिकली वो आके बाइंड करेंगे. जो जी आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ नथिंग बट अ स्टेरॉयडल हार्मोन. ओके अभी ये जब तक आके बाइंड नहीं, अभी ये जैसे आके बाइंड करेगा बराबर, यहाँ पर आके इसने बाइंड किया और आपके पास एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन है. दिस विल डिसाइड दैट दिस एंटायर मॉलिक्यूल, जो मैं अभी कर्सर से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, दिस एंटायर मॉलिक्यूल दैट वी सी, ये पूरा मॉलिक्यूल मतलब किसको जाके बाइंड करने वाला है. ओके अच्छा नाउ वील बेसिकली डिस्कस इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. मतलब अभी नीचे क्या लिखा हुआ अपन देखते हैं. द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज़ जी. इन्होंने अभी यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया, कौन से हार्मोन का एग्जाम्पल लिया है. ये जो मैं अभी नीचे पढ़ने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आपको समराइज़ कर देगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना है एग्जाम के अंदर. द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जी पेनिट्रेट्स द सेल मेम्ब्रेन. करेक्ट है. अभी ये सेल मेम्ब्रेन है, पिंक कलर का आप जो देख पा रहे हो बाउंड्री, दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन टू बी मोर स्पेसिफिक. वो अंदर बेसिकली पेनिट्रेट करेगा. ओके and binds to the glucocorticoid receptor that is GR. Okay, this is a glucocorticoid receptor that is GR. Okay, अभी हाँ glucocorticoid receptor को बाइंड करेगा बराबर है. That normally resides in the cytoplasm in association with 3 other proteins which is heat shock protein 90, HSP90, HSP70 and immunophilin IP. ओके तो हमें हमने बस तीन कौन से प्रोटीन्स हमने अभी बात की थी. ये देखो HSP90, HSP70 एंड वी हैव IP. दीज आर द प्रोटीन्स जिनको मतलब ऑफ कोर्स मतलब जो पूरा हमने जिसकी बात की, जो ग्लूको अपना क्या बोलते हैं अपन उसको, हाँ जो हमारे रिसेप्टर हैं. ओके रिसेप्टर एक्चुअली में हमारे ग्रीन पार्ट तक ही है. ये जो ब्लू पार्ट दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर के पार्ट नहीं है बट ये रिसेप्टर से जुड़े हुए हैं. ओके तो ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि वो HSP90, HSP70, IP वो एक्चुअली जुड़े हुए हैं आपके रिसेप्टर से. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिसेप्टर. से यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. ये स्पेसिफिक रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं. प्रोटीन एंड नॉर्मली रिसाइड्स इन द साइटोप्लाज्म इन एसोसिएशन विद 3 अदर प्रोटीन्स. हमने जिसकी बात कर ली हीट शॉक प्रोटीन. HSP का मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन. The GR is a steroid binding domain near the carboxy terminus and a mid-range DNA and a mid-region DNA. Okay, so GR is a steroid binding domain near the carboxy terminus and a mid-region DNA binding domain having 2 zinc fingers, each made up of a loop of amino acids with chelated zinc ion. वो नहीं भी याद रखो तो चलेगा. अभी बाइंडिंग ऑफ द स्टेराइड टू, हाँ ये जिंक आयन का अगर हम नहीं भी याद रखो कि इससे बने हुए हैं वो चलेगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास DNA बाइंडिंग डोमेन है. यू आर ऑल्सो हैविंग अ स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन. ओके नाउ व्हाट विल हैपन, कैसे एग्जैक्टली हो रहा है. ओके अब जब मैंने आपको ऊपर से
मतलब जो आपको मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, अगर आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं समझा है अभी भी, कि कोई लोगों को अगर ये पॉइंट नहीं समझा है, ठीक है, तो ये जो मैं भी बताने वाला हूँ ब्लू लाइन वाला, ये अल्टीमेट है। ओके, इससे सारी चीज़ें कवर क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि मैं आपको अगर ऐसा इस मतलब ये ब्लू लाइन रीड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ गलत बोली थी, तो प्लीज़ सॉरी, बट ये ब्लू लाइन इज़ द अल्टीमेट, क्योंकि इसके में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इसको ही फॉलो करना है। इफ़ आई हैव सेड एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर मैंने ऐसी भी कुछ चीज़ बोली है जो डिफरेंट है, जो मैच नहीं हो रही है मेरे ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन से, ओके, तो प्लीज़ सॉरी, बट इसी को फॉलो करना है, ब्लू वाले पार्ट को जो मैं बोलने वाला हूँ। ओके, अच्छा, सो ऐसा अब भी हुआ है, खाली कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगा, ये सिर्फ एक ही पार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने थोड़ा सा अलग बोला है, डिस्क्रिप्शन में अलग बोला था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा। बाकी सब पार्ट जितने मैंने कवर किए सीरीज़ में, बाकी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, खाली इसमें थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, बट ठीक है, अब अपन रीड करेंगे इसको। नाउ बाइंडिंग ऑफ द स्टेरॉइड टू GR डिसोसिएट द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज HSP90 एक्सेट्रा। ओके, रिमूविंग द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन इट। ओके, सो HSP90, HSP70 ये सब क्या करके रखे, क्यों बाइंड करके रखे हुए हैं बेसिकली, बाय हैव दे बेसिकली बाउंडेड, मतलब वो बाउंड करके क्यों रखे हुए हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को, ताकि वो इनहिबिटेड रहे, ताकि बिना किसी मतलब कोई भी ऐसा आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा बाइंड करके रहेगा तो फिर ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसको इनहिबिट करके रखने के लिए वो HSP70 HSP90 का फंक्शन है। ठीक है, इसके मैं बोल रहा था कि वो इसके लिए बाउंडेड है। अच्छा, वो निकल जाएंगे जैसे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बाइंड हो गया। अच्छा, बाद में क्या करोगे, और dimerization region that overlaps the steroid binding domain is exposed, okay, promoting dimerization of the occupied receptor. The steroid bound receptor dimer translocates to the nucleus and interacts with specific DNA sequences called glucocorticoid responsive elements within the regulatory region of appropriate genes. The expression of these genes is consequently altered, resulting in promotion, ठीक है, ऑफ दैट ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, मतलब इन लोग ने यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की है, इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली इन्होंने इतनी बोलने की कोशिश की है जैसे आपका जो जी आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, उसने बाइंड किया आपके कार्बोक्सिल टर्मिनस के साथ, या आपको COOH दिख रहा होगा, जैसे कार्बोक्सिल टर्मिनस। ओके, दैट इज़ द कार्बोक्सिल टर्मिनस। तो वहाँ पर आके जब उसने बाइंड किया है, व्हाट इज़ हैपनिंग, हाँ, व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, आपका जो मतलब जैसे मैंने आपको बोला था ना डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पॉइंट बोला था कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर ये हो जाएगा। हाँ, एक्सपोज द DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट, ये देखो जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये पॉइंट देखो आप, कार्बोक्सिल टर्मिनस एंड एक्सपोज द DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी सेगमेंट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि जैसे ही इस COOH के साथ यहाँ पर मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनस जैसे इसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने यहाँ पर बाइंड किया, ये आपको जो DNA बाइंडिंग डोमेन है ना वो एक्सपोज हो जाएगा। मतलब पहले वो कवर था, पर अभी इस प्रोसेस की वजह से, इस बाइंडिंग की वजह से क्या हो गया है, ये DNA बाइंडिंग सेगमेंट हमें हमको दिखने लगा है। जैसे ये सब कुछ काम हो गया, ये जाके किसको बाइंड होने वाला है, हमारे जीन्स को बाइंड होने वाला है। ओके, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, GREs इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स। ओके, steroid bound receptor dimer translocates to the nucleus and interacts with specific DNA sequences called glucocorticoid responsive elements। तो वो जो DNA sequences को हम बाइंड करने वाले हैं उनको हम बोलेंगे GRE। फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड देन राइबोसोम्स, वो तो अपना पहले वाला प्रोसेस है जिसमें अपन ट्रांसक्रिप्शन करते ट्रांसलोकेशन करते, वो इसमें कवर नहीं करूँगा मैं। ओके, तो अपने को इसमें से इतना याद रखने का है। अगर अभी भी किसको समझ में नहीं आएगा तो अब ये मेरी बात सुने कि जैसे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, ठीक है, उस स्टेरॉइड बाइंडिंग साइट के वो जो आपको दिख रहा है COH कार्बोक्सिल टर्मिनस, ठीक है, COH जो लिखा है वहाँ पर उसको हम लोग कार्बोक्सिल टर्मिनस बोलते हैं, वहाँ पर आके जुड़ जाएगा। जैसे ही वहाँ पर जुड़ा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, दिस HSP70 HSP90 विल बी गॉन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल को रोक के बैठे हुए थे, करेक्ट है, जो GR मॉलिक्यूल, GR मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को जो रोक के रखे हुए थे, फिर ये सब निकलने के बाद क्या हो जाएगा, DNA बाइंडिंग डोमेन जो था, जो छुपा हुआ था अभी, वो दिखने लगेगा। ओके, दिखने लगेगा मतलब उसके जिंक फिंगर्स भी दिखने लगेंगे, बराबर है। एंड जिंक फिंगर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर इट टू बाइंड टू द DNA मॉलिक्यूल। और कौन सा DNA सीक्वेंस को जाके बाइंड करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स को। ओके। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम याद कर सकते हो। दिस इज़ डन। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वील बी कवरिंग द फंक्शंस ऑफ द अदर पार्ट्स। ओके, ये जो फंक्शनल रिसेप्टर्स, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ओके, ये हम लोग कवर करेंगे। या फिर ये नहीं भी क्या तो चलेगा, वैसे हम लोग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डायरेक्टली कर सकते हैं। जिसके अंदर को थेरापेटिक विंडो देखने है, थेरापेटिक इंडेक्स देखने का है, सबको देखने का, ड्रग पोटेंशियल एफिकेसी, ओके, वो सब देखने का, सिलेक्टिविटी, सब माइनर टॉपिक से देखने पड़ेंगे, बिकॉज ये नहीं हुआ तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके।